नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव का शोर पूरे देश में फैल रहा है और इसी कड़ी में इनकम टैक्स के छापे समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर पर पड़े हैं। इनमें से कई अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जाते हैं। तो देश में मानो सियासत में इसको लेकर के भूचाल आ गया हो। हालांकि आयकर विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि 68 करोड़ की टैक्स चोरी की बात तो एक शख्स ने खुद कबूल भी की है। अगर खबरों की हम माने तो इस मामले में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। अब आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को सिविल कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एजुकेशनल संस्थान चलाने वाले कई लोगों के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। कोलकाता का एक एंट्री ऑपरेटर के यहां भी यह छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर के 30 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बंगलुरु और एनसीआर शामिल है। लेकिन इस छापेमारी में कई नाम ऐसे थे जो कि अखिलेश के करीबी थे और इसके बाद से ही छापेमारी को चुनावी रंग देने की भी कोशिश हो रही है। अब समाजवादी पार्टी का इस पर आरोप यह है कि सरकार ने डराने के लिए आयकर विभाग का इस्तेमाल किया है और इस वजह से ये जो छापेमारी है वो आईटी विभाग के द्वारा की गई है। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि विपक्षी पार्टी आखिर संवैधानिक संस्थाओं पर यह सवाल इस तरह से क्यों उठाती हैं, जबकि आयकर विभाग का कहना है कि इस मामले में आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं। तो आज सवाल यह है कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित है या फिर विपक्ष पार्टी के नेता अब आयकर विभाग के ऊपर ही इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के छापेमारी को लेकर के सवाल पहले भी उठते रहे हैं। आईटी या ईडी की जो रेड है उसको लेकर के पहले भी पार्टियां कई सवाल उठाती रही हैं कि इसका इस्तेमाल जो सत्ताधारी पार्टी है वो अन्य पार्टियों को डराने के लिए करती है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें 68 करोड़ के हेराफेरी की बात सामने आई है, उसके बाद यह सवाल यहां पर बनता है कि आखिर क्यों इस तरह के जो आरोप हैं वो आईटी विभाग के ऊपर लगते हैं और क्या वाकई में इस तरह से इसका इस्तेमाल या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये बात है तो फिर इसका आधार क्या है इन पार्टियों के पास, आज इस पर भी सवाल। लेकिन हां, 68 करोड़ की बात सामने आई है और तमाम अभी और खुलासे इसमें होने बाकी हैं, जिनका इंतजार अभी आपको करना होगा, क्योंकि आईटी विभाग ने कहा है कि इसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ा एतराज जताया गया था, जिसमें यह भी कहा गया कि इस समय जो राजनीतिक माहौल है उसमें विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए आईटी विभाग का इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब अगर 68 करोड़ की हेराफेरी की बात सामने आ रही हो तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए, इसके क्या मायने समझे जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए हर एक मुद्दा सीधे तौर पर राजनीति के साथ जुड़ जाता है और उसी कड़ी में ये छापेमारी भी अब जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस छापेमारी को लेकर के कई बड़े और गंभीर सवाल, आरोप भी लगाए गए कि इन लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करने वाली है, इस वजह से उनके जो करीबी हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तमाम सवाल उठे। हालांकि अन्य जगहों पर भी आपने देखा है जहां पर भी आईटी की या ईडी की रेड होती है उसके बाद विपक्षी पार्टियां इसी तरह के सवाल उठाती हैं। लेकिन आज जो ये सवाल उठे हैं 68 करोड़ की जो हेराफेरी की बात सामने आई है उसके बाद अब इन पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत। और अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अनिरुद्ध प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि हम लोगों ने देखा कि जिस समय ये रेड हो रही थी उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे। अखिलेश यादव खुद पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात को कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी को डराने की, उनसे डर की वजह से ये जो इस्तेमाल है आईटी का किया जा रहा है। लेकिन 68 करोड़ की हेराफेरी की जो बात सामने आई इसको आप किस तरह से देखते हैं और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साज को आज क्या, सच्चे को किस प्रकार का आज, किस प्रकार का भय। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों डर रहे हैं? ये तो स्वायत्त संस्था है, ये अपना काम कर रही है और जिस तरह से सूचनाएं बाहर आ रही है, 800 करोड़ से ऊपर के अनियमित लेन देन की बात आ रही है सामने। 154 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन फर्जी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 150 करोड़ का और बेनामी संपत्ति जो सामने आई है, जिसमें 68 करोड़ तो इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। तो ये सब जो विषय आ रहे हैं बाहर,
तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। और ये सब संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, बिना इनपुट के, बिना जानकारी के, बिना प्रियर इंफॉर्मेशन के इस तरह की कार्यवाही नहीं करती। और मुझे लगता है इसको अपने ऊपर भय या डराने या इस प्रकार की गतिविधि के आधार पर इसको सोचना, उसको डिजाइन करना एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने जैसा है। विक्टिम कार्ड खेलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सच्चे होंगे तो वो बचेंगे उस, और गलत होंगे तो फंसेंगे उस पर, उसका जो दंड है वो भुगतेंगे। सुधांशु जी, आपका भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि खासतौर से जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है वो इस बात को जरूर कहती है कि इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि विपक्षियों को परेशान किया जाए, लेकिन हेरफेर का खुलासा तो हो रहा है। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हो? समाजवादी पार्टी का इसको लेकर के जो स्टैंड है उसको आप कैसे देखेंगे? सुधांशु जी। देखिए, जहां तक छापे की बात है और उसकी टाइमिंग की बात है, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न चिन्ह तो उठता है कि आखिर 4.5 साल तक कोई रेड नहीं पड़ती है उत्तर प्रदेश में। चुनाव के समय ही ये सारी संस्थाएं क्यों सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह हमने राजस्थान में भी देखा कि राजस्थान का जब चुनाव आया, उन्होंने सीबीआई, ईडी, आईबी, मतलब, और इससे गड़बड़ ये हो रहा है कि जो हमारे लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा तार तार हो रही है। हमने बंगाल में देखा कि किस तरीके से बंगाल में फिर ये ना कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी हुई है उसका हनन होता है। कि ठीक है, वहां ममता जी की सरकार थी, ममता जी ने सीबीआई को रोक दिया, नहीं जाने दिया बंगाल। तो ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं इस तरीके से कमजोर हो रही है। सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है, ये दायित्व तो उस पर है, क्योंकि वो सरकार में है। इस संविधान को बचाएं, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को उनका दुरुपयोग ना करें। एक वो छोटा, मतलब, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का 70 साल का इतिहास है और ये बहुत छोटी चीज है, 5 साल की सत्ता। तो उस लोकतंत्र के इतिहास की काले धब्बे की तरह भाजपाई सरकार हुई जा रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इतिहास अगर बनाना चाहती है तो सकारात्मक इतिहास बनाए, नकारात्मक इतिहास। दूसरी बात, अब जहां तक ये बात अगर खुल के आ रही है कि उसमें कुछ लोगों ने अनियमितता की, तो जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। ये भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं। अगर कोई अनियमितता हुई है, कोई भ्रष्टाचार पाया गया है, लेकिन वो चुनावी मसला बन के ना करे, ईमानदारी से सरकार उस पर कार्रवाई करे। जैसे हमने देखा कि सरकार बुलडोजर बुलडोजर बार बार कहती थी। अभी हमने देखा टीटी घोटाला हुआ, उसके जिम्मेदार चूंकि भाजपा विधायक का भाई था, नामक प्राधिकारी था, तो कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हुई। यही लखीमपुर कांड में देखा कि योगी जी की एसआईटी कमेटी कह रही है 120 धारा लगाई, यानी मंत्री जी साजिश में संलिप्त, लेकिन न उनका इस्तीफा हो रहा है, न उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये जो, मतलब, हमारा संविधान कानून के समक्ष सबको समता देता है। मुझे लगता है सरकार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कानून का इस्तेमाल चुनाव के लिए ना हो, जनता को कानून में भरोसा बना रहे, इस देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा बना रहे, देश के संविधान में भरोसा बना रहे। ये जिम्मेदारी सरकार को निभाने की। ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को, आपको मेरा जय हिंद, जय बुंदेलखंड। देखिए, आज जो हालात चल रहे हैं सरकारी संस्थाओं को लेकर, उनके इस्तेमाल को लेकर, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। आज देखिए, जो संस्थाओं का दुरुपयोग करने का सिलसिला हमने देखा है, वो हमने आज पहली बार देखा कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के जो जज वगैरह हैं, उन लोगों को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक न्याय जांच संस्था के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी आपस में लड़ रहे थे, और आज जो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने चुनाव के प्रचार के लिए जो अपने प्रत्याशी सीबीआई और ईडी के रूप में, आईटी के रूप में उतारना जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उससे साफ पता चलता है कि बीते 4 से 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ छलने का, जनता को शोषित करने का और जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने का कार्य किया है। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इन्होंने जल शक्ति मिशन पे घोटाला किया, किस तरीके से इन्होंने राम जी के नाम की जमीनी खरीदी में घोटाला किया, किस तरीके से इन्होंने कोरोना काल के दौरान जब विद्यालय बंद थे तो कस्तूरबा विद्यालयों से 9 करोड़ का घोटाला किया और बच्चों को मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खिलाने का काम किया। तो आज जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं भाई,
तो इनका कोई चरित्र तो बचा नहीं है, कोई दमदार प्रत्याशी नहीं बचा है, क्योंकि इनके ज्यादातर प्रत्याशी के ऊपर किसी के ऊपर हत्या का मामला, किसी के ऊपर जो है किसी का शोषण करने का मामला, बलात्कार के मामले चल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने प्रत्याशी के रूप में बचते हैं सरकारी संस्था सीबीआई। अब उससे जो है ये अपना प्रचार कराएंगे, ईडी से अपने पर्चे छपवाएंगे और लोगों में प्रचार करेंगे कि हम बहुत साफ छवि वाले हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि जनता जो ये कुशासन रहा है पिछले 4 साल का योगी जी का और कुछ सालों का मोदी जी का, इस अनुपयोगी सरकार से, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और यूपी, इस अनुपयोगी सरकार से परेशान आकर जनता ने मन बना लिया है कि इस अनुपयोगी सरकार को हटाना है और इस बार मुद्दों की राजनीति के साथ केजरीवाल सरकार अब उपयोगी और अनुपयोगी कौन है इसके लिए हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे भाई चुनावों तक का। लेकिन गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात को लेकर के सवाल है कि जो टाइमिंग है वो दरअसल चुनाव से पहले की है, इसलिए आप लोग इसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि 68 करोड़ की हेराफेरी भी मिल जाती है, उस पर भी कहते हैं कि कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन अगर जा रही है ईडी और सीबीआई तो इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका डराने के लिए। जवाब दें। इनको डरने की क्या आवश्यकता है? इनके पास, इन्होंने जो आरोप लगाए उसका कोई साक्ष्य तो इनके पास है नहीं किसी भी प्रकार का। यदि साक्ष्य है तो उसको लेकर के जाए, न्यायालय में जाए, एफआईआर करें। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमिंग की जहां तक बात है तो ये चुनावों का समय है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी वो संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं और ये रेड कोई एक दिन की तैयारी में या बिल्कुल सडनली नहीं हुई है। ये रेड लंबे समय तक इसकी प्रक्रिया चलती है। जब अनियमितता समझ में आती है, जब ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ दिखता है, तब उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से ये संस्थाएं अपना काम करती हैं। और केवल उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है नहीं कि छापा पड़ा है, कर्नाटक में भी पड़ा है, कोलकाता में भी पड़ा है और 800 करोड़ से ऊपर की अनियमितता पाई गई है। उसमें कई साक्ष्य मिले हैं, कई बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं, साइन किए हुए चेक मिले हैं, फेक कंपनियां मिली हैं। तो इसको कैसे झुटलाया जा सकता है? यदि संस्था ये कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कह रहा है, तो साक्ष्य के आधार पर कह रहा है और वो स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को। और इसके बाद भी ये दिन को रात और रात को दिन करने की बात करेंगे तो ये तो नहीं समझ में आएगा। और जनता समय भी जानती है और लोगों को भी जानती है, कौन दल का क्या चरित्र है ये भी जानती है। इसलिए समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2022 का चुनाव बिल्कुल आसन्न है और हम सब पूरी तरह से विश्वस्त हैं। जनता का क्या मूड है, जनता ने क्या मन बनाया है, वो पूरी तरह से पता है। ये कार्यवाहियां चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी जब भी आवश्यकता होगी ये संस्थाएं करेंगी। सुधांशु जी। सुधांशु जी आपकी ऑडियो शायद म्यूट हो गई, एक बार अनम्यूट करें। हाँ जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जो हम भी वही कह रहे हैं बार बार कि आखिर ये बताइए, चुनाव से पहले जो रेड पड़ती है, चुनाव से पहले जिन लोगों को आप आरोपी बनाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे खैर, रेड वालों को तो छोड़ दीजिए, लखीमपुर के मंत्री जी हैं, योगी जी की एसआईटी ने उनको दोषी बताया। बताएंगे योगी जी का? नहीं, आपने एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ी है? आपने एफआईआर पढ़ा है? कहाँ उनका नाम है, बताइए जरा। ये 120 एसआईटी की रिपोर्ट में उनका नाम है क्या? एफआईआर में उनका नाम है? 120 बी का मुकदमा मंत्री जी के फाइल हुआ है या नहीं? आप अपनी जानकारी, एसआईटी की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं, पहले आप उस रिपोर्ट की बात करिए। उस रिपोर्ट में कहाँ जिक्र है? उसी रिपोर्ट में कहाँ जिक्र है? अरे एसआईटी की रिपोर्ट में कहाँ जिक्र है? नहीं आया। 120 का मुकदमा लगना चाहिए, नहीं आया है। आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। बचाइए, लेकिन योगी जी की बदनामी मत करिए। योगी जी की बदनामी क्यों कर रहे हैं आप? योगी जी की एसआईटी ने दिया है, उनकी बदनामी की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। आप ये तय कर लीजिए, आप मोदी जी के प्रवक्ता हैं या योगी जी के, क्योंकि एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी और मोदी जी ले नहीं रहे हैं इस्तीफा। अब और फिर दूसरी बात, ये पूछ लीजिए मुख्यमंत्री जी से, बुलडोजर इस समय कहाँ चला गया भाई? मंत्री जी का बेटा जेल में, उसको तो दोषी मानते हैं ना? आपकी यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसको जेल में किया, उनके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, जनता बड़ी खुश हो जाएगी। योगी जी आपके तो सारे शीर्ष नेता बेल पर है बाहर,
सारे नेता जमानत पर है, सारे भ्रष्टाचारी है। आप एसआईटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट दिखाइए, कहाँ लिखा है उसमें, कहा उसमें अजय मिश्रा टेनी जी का नाम लिखा है? आप दिखाइए, प्रमाण दीजिए। नहीं, बिल्कुल दिखाइए। आप अच्छी बात छेड़े, आप अच्छी बात छेड़े, हम गिनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर कितने मुकदमे, उनका चुनावी जो हलफनामा है वो देख लीजिए, इंटरनेट पे मिल जाएगा। बाद में अमित शाह जी पर कितने मुकदमे हैं, चुनावी हलफनामा। आप मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे, चुनाव, ठीक है मुकदमे माफ करवा लिए अपनी सरकार में, भाई सरकार है कुछ भी कर सकते हैं। कितने मुकदमे थे, संख्या बताओ, चुनावी हलफनामा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अरे आपके पदेन लोग जो संवैधानिक पदों पर और गंभीर अपराध, दंगे फैलाने, हत्या करने, सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप इन सारे लोगों पर लगे। आप मुकदमों की बात किस मुंह से बात कर, थोड़ी नैतिकता रखिए। देखिए, आप लोग, ठीक है, चलिए, आप लोग वही लोग हैं जो अनिरुद्ध जी, आतंकियों अब के ठीक है, मुकदमे वापस करने की नहीं ठीक है, ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैठ के सोचना है ना। जब सत्ता में होते हैं तब ये सोचते नहीं, जब विपक्ष में बैठे हैं तो सबके मुकदमे एक दूसरे को याद आते हैं ना। एक कोई कानून बना दीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो गया तो भाई उसको जीवन भर चुनाव लड़ने का ही अधिकार नहीं, लेकिन ये कोई पार्टी नहीं करेगी। यहाँ आरोप प्रत्यारोप केवल। अनिरुद्ध जी, देखिए भाई, आप याद करिए, अरे वाजपेयी जी, सुधांशु जी, सर्वाधिक समय आपने देश पे राज किया। अगर एक कानून बना गए होते तो आज ये तमाम जो मुकदमे वाले लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं नहीं होते, लेकिन आप करेंगे तब करेंगे, या आप सत्ता में आएंगे तब करेंगे, उससे आप कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए अब ठीक है। अनिरुद्ध प्रताप जी, अनिरुद्ध जी, आयुष जी, बस एक लाइन आप याद करिए, राहुल गांधी ने कौन सा बिल फाड़ा था? वो बिल था कि दोषी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो दोषी है उसको चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ये अपराधियों बाहुबलियों के खिलाफ निर्णायक जंग की कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, इसलिए हम अनिरुद्ध जी, ठीक है, चलिए। और भाजपा के लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो बिल फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यही तो सबसे अहम सवाल है कि राहुल जी अगर सोच रहे थे और मनमोहन जी की कैबिनेट थी तो वो बिल फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कर देना चाहिए था ना, कम से कम 10 साल तो लगातार थे सत्ता में, नहीं कर पाए ना, बिल लेकर के भी आए, फाड़ भी दिया। चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी, ठीक है, नहीं कर पाए ना, बस बात खत्म ये हो गई कि आउटकम नहीं निकला उसका, आप कर नहीं पाए। जब कर नहीं पाए तो फिर अब आप कहते रहिए यहाँ पे कुछ भी बैठकर, और उसके पहले कर देना चाहिए था, उसके पहले भी कर देना चाहिए था, इतनी सिंसियरिटी थी तो। अनिरुद्ध प्रताप जी, अनिरुद्ध जी, ठीक है, चलिए, अब जनता चुनेगी तब देखेंगे कि आप लोग क्या करेंगे। ठीक है अनिरुद्ध जी, सरकार आपको नकारा है जनता ने, अब दूसरे की भी बात सुन लीजिए। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एसआईटी की बातें चल रही है और मुझे बड़ी हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईटी की बातें करते हैं और खुद के जो है अपने वरिष्ठ नेताओं की डिग्रियां तक नहीं बता पाते हैं। आज मैं एक एसआईटी का जिक्र करूंगा। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, जिसमें दलितों के हाथों से 21 बीघा जमीन को छल से चला गया और उसको जो गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया उसकी जांच के लिए, उस एसआईटी में वही अधिकारी, वही बीजेपी के विधायक वगैरह संलिप्त हैं। तो जिस एसआईटी की बात ये जो माननीय हमारे प्रवक्ता साथी भाजपा के कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए कि इनकी कितनी ही एसआईटियों ने आज तक कितनी ही रिपोर्टें दे दी हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास जो ये पूरे उत्तर प्रदेश और अलग देश के अन्य राज्यों में लगाते हुए घूम रहे हैं, यूपी नंबर 1 बना दिया, तो आज ये यूपी नंबर 1 के मॉडल पे लड़िए ना चुनाव। भाई साहब, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो यूपी नंबर 1 के मॉडल पे कि हमने शिक्षा में क्या कार्य किए, हमने स्वास्थ्य में क्या कार्य किए, हमने रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किए, हमने कैसे लोगों को पकौड़ा तलना सिखा दिया, कैसे हमने छात्रों को पानी की टंकी पे चढ़ा दिया, कैसे हमने छात्रों को सुसाइड करने की। अनिरुद्ध जी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कौन नंबर 1 है या नहीं ये भी फिर मैं यही कहूंगा कि जनता तय कर देगी ना। जिसको नहीं मिला है वही तो वोट डालने के लिए जाएगी ना, इसलिए बेहतर है कि अगर उस पर नहीं जा रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बहरहाल मेरे पास समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब ईडी या फिर सीबीआई या फिर इस तरह के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर जब सवाल उठते हैं तो सवाल उसके साथ ये भी होता है कि फिर जब ये खुलासे होते हैं तो ये पार्टियों से बचती हुई नजर क्यों आती हैं, उसकी जिम्मेदारी भी फिर इन पार्टियों को लेनी चाहिए। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना है।